हरियाणा राज्य के हिसार जिले में एक पत्र अंदर ही अंदर सर्कुलेट होता है। इस पत्र में लिखा होता है, यहाँ आश्रम में मेरे जैसी सैकड़ों लड़कियों का शारीरिक शोषण हो रहा है। महाराज, हम साध्वियों के साथ रेप करते हैं। बिना नाम के इस पत्र को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दफ्तर भेजा गया। कुछ दिन के बाद ऐसी ही एक साध्वी के भाई रंजीत सिंह की इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि महाराज को शक था कि इस पत्र को रंजीत सिंह ने लीक किया है, जो कि आश्रम में रहने वाली एक साध्वी का भाई था। एक लोकल पत्रकार ने इस पत्र को अपने अखबार में छाप दिया। महाराज ने इस पत्रकार को माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन पत्रकार पीछे नहीं हटता। कुछ महीने के बाद इस पत्रकार को उसके घर के बाहर ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। जिस महाराज ने साध्वियों का रेप किया, जिस महाराज ने रंजीत सिंह की हत्या करवाई, जिस महाराज ने पत्र छापने वाले पत्रकार को मरवाया, उस महाराज का नाम था गुरमीत राम रहीम सिंह। आश्रम का नाम था सिरसा का डेरा सच्चा सौदा आश्रम। आखिर इस सीक्रेट पत्र में ऐसा क्या था जिसे छुपाने के लिए राम रहीम ने 2 लोगों की हत्या करवा दी? गुरमीत राम रहीम की गुफा में आखिर क्या होता था? राम रहीम के बारे में पीड़ित लड़कियों ने क्या बताया? सीबीआई ने यह पत्र लिखने वाली लड़की को आखिर कैसे ढूंढा? गुरमीत राम रहीम ने अपने ही भरोसेमंद भक्त रंजीत सिंह को आखिर क्यों मरवाया? पत्रकार छत्रपति को राम रहीम ने क्यों मारा? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक सीक्रेट मीटिंग में सीबीआई से राम रहीम के बारे में क्या कहा? आखिर क्या है गुरमीत राम रहीम की असली सच्चाई? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। डेरा मतलब तंबू, अस्थायी निवास, टिकाव या पड़ाव। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान क्षेत्र में डेरों की शुरुआत ऐसे आश्रमों के रूप में हुई जहां सभी वर्गों, जातियों, समुदायों के लोग सामूहिक रूप से एक साथ रह सकें, एक साथ खाना बना सकें, एक साथ काम कर सकें, आपस में ही विवाह भी करें। ऐसे ही 29 अप्रैल 1948 के दिन बाबा मस्ताना बलूचिस्तानी ने हरियाणा के सिरसा जिले में डेरा सच्चा सौदा आश्रम की शुरुआत की। मस्ताना बलूचिस्तानी के नेतृत्व में देश भर में 46 करीब आश्रम स्थापित किए जाते हैं, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान क्षेत्र में। साल 1960 में मस्ताना बलूचिस्तानी की मौत के बाद साल 1963 में डेरा सच्चा सौदा आश्रम सिरसा का जिम्मा संभाला बाबा शाह सतनाम ने। शाह सतनाम के वक्त भी आश्रमों का प्रसार किया गया। अपने रिटायरमेंट से पहले ही 23 सितंबर 1990 के दिन शाह सतनाम ने डेरा सच्चा सौदा के तीसरे गुरु का ऐलान कर दिया। इस तीसरे गुरु का नाम था गुरमीत राम रहीम सिंह। गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा संप्रदाय के गुरु बनने के पीछे की कहानी ही अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। गुरमीत राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा का गुरु घोषित करने के पीछे एक उड़ी एक अफवाह चलती है कि गुरमीत का नाम शाह सतनाम सिंह के ऊपर बंदूक रखकर घोषित करवाया गया था। इस अफवाह का जिक्र राम रहीम के ऊपर लिखी एक किताब डेरा सच्चा सौदा एंड गुरमीत में भी है। इस किताब को बीबीसी, न्यूज लॉन्ड्री और तहलका मैगजीन में रहे इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार अनुराग त्रिपाठी ने लिखा है। पत्रकार अनुराग त्रिपाठी अपनी किताब में गुरमीत राम रहीम के पूर्व ड्राइवर रहे खट्टा सिंह का जिक्र करते हैं। ड्राइवर खट्टा सिंह कहते हैं कि उसका एक दोस्त था, शायद रिश्तेदार, उसका नाम था गुरजंत सिंह राजस्थानी। एक दिन गुरमीत अपने दोस्त गुरजंत सिंह और उसके कुछ साथियों के साथ शाह सतनाम के पास पहुंचता है। गुरजंत सिंह ने बाबा की कनपटी पर AK-47 लगा के गुरमीत को डेरा मुखिया बनाने के लिए कहा। इस घटना के कुछ दिन के बाद भी यही होता है। एक बार के लिए इस अफवाह पर विश्वास नहीं होता, लेकिन पत्रकार अनुराग त्रिपाठी अपनी किताब में एक और घटना का जिक्र करते हैं। अनुराग त्रिपाठी अपनी किताब में लिखते हैं कि 31 अगस्त 1991 के दिन डेरा सच्चा सौदा के सिरसा हेडक्वार्टर के माइकों से एक अनाउंसमेंट होता है कि इस दिन सभी एकदम मौन रहें। अगले 3 साल तक इसी तारीख को यानी 31 अगस्त के दिन इसी तरह डेरा सच्चा सौदा आश्रम में एक कंप्लीट मौन रखा जाता है। हालांकि 3 साल के बाद इस परंपरा को फॉलो करना बंद कर दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि 3 साल तक 31 अगस्त के दिन मौन क्यों रखा जाता रहा? इसकी शुरुआत 1991 में ही क्यों होती है? इसके पीछे की कहानी यह है कि 31 अगस्त 1991 के दिन ही 20 लाख रुपए के इनामी अपराधी गुरवंत सिंह राजस्थानी को पंजाब पुलिस ने मोहाली के एक मकान में मार गिराया। गुरवंत सिंह राजस्थानी खालिस्तान कमांडो फोर्स नाम का एक चीफ जनरल था।
साथ ही गुरमीत राम रहीम का दोस्त भी। ये वही गुरवंत सिंह था जिसके बारे में ये अफवाह है कि इसने डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह की खोपड़ी पर बंदूक रखकर गुरमीत राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा का अगला गुरु बनाने का ऐलान करवाया। गुरवंत सिंह पर पंजाब और हरियाणा राज्य में दर्जनों हत्याओं के मामले दर्ज थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुरवंत सिंह और गुरमीत राम रहीम दोनों ही एक ही गांव के हैं, यानी श्री गुरसर मोडिया गांव से आते हैं, जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले में आता है। यानी दोनों एक ही गांव के थे। गुरवंत सिंह की मौत वाले दिन डेरा सच्चा सौदा में 3 साल तक लगातार मौन रखे जाने के पीछे यही संबंध है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। जब सितंबर 1990 में शाह सतनाम ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरमीत के नाम को घोषित किया तो डेरा सच्चा सौदा के बहुत से समर्थकों को आश्चर्य हुआ। कुछ डेरा समर्थकों का यह भी कहना था कि जब शाह सतनाम अपने रिटायरमेंट से पहले अपने उत्तराधिकारी के नाम का चुनाव कर रहे थे, तब उन्होंने 3 लोगों के नाम पर विचार किया था जिनमें गुरमीत का नाम कहीं भी नहीं था। गुरमीत राम रहीम के डेरा प्रमुख बनने के पीछे की कहानी क्या है, ये तो शायद ही कभी पूरी तरह सामने आ पाए, लेकिन एक 23 साल के लड़के का इतने बड़े डेरा का स्पिरिचुअल हेड बन जाना अपने आप में एक चमत्कार था। लेकिन यहाँ एक चीज स्पष्ट जरूर हुई कि जहाँ एक और डेरा के 2 गुरुओं का ध्यान अध्यात्म की तरफ था, तो गुरमीत का ध्यान पैसा और पावर की तरफ अधिक था। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन आगे की कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं। आमतौर पर आप में से बहुत से दोस्त वीडियो देखकर जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आगे की कहानी। गुरमीत राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा का हेड बने 8 साल बीत चुके थे। सिरसा जिले का एक बड़ा हिस्सा बाबा राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा का हिस्सा बन चुका था। सिरसा के आम लोगों और लोकल पत्रकारों में इस बात को लेकर शक पैदा होता है कि डेरा सच्चा सौदा आश्रम कोई दान नहीं लेता, कोई दक्षिणा नहीं लेता, बावजूद इसके इनका साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। आखिर कारण क्या है? इसी तरह के एक पत्रकार का नाम था रामचंद्र छत्रपति। रामचंद्र छत्रपति पूरा सच नाम का एक लोकल अखबार चलाते थे, जो सिरसा जिले की लेवल पर एक काफी चर्चित था। इलीगल जमीन कब्जे की अपनी खबरों के कारण पत्रकार छत्रपति पहले से ही डेरा सच्चा सौदा समर्थकों के निशाने पर थे। इसी बीच 30 मई के दिन सिरसा के रोडी मार्केट एरिया में एक कार ड्राइवर की एक सिपाही से, यानी पुलिस सिपाही से भिड़ंत हो जाती है। जब पुलिस इस कार की चेकिंग करती है तो पुलिस को एक गुप्त पत्र की फोटो कॉपीज मिलती हैं। ये गुप्त पत्र एक अनाम साध्वी का था, यानी किसी का नाम नहीं था, जिसमें साध्वी डेरा चीफ गुरमीत राम रहीम पर लड़कियों के शारीरिक शोषण का आरोप लगाती है। ये लेटर पहले से ही सिरसा में अंदर ही अंदर घूम रहा था। इस घटना के बाद किसी भी तरह पत्रकार छत्रपति को भी इस पत्र की एक फोटो कॉपी मिल जाती है। इसी दिन पत्रकार छत्रपति ने अपने अखबार पूरा सच में इस पूरे पत्र को जस का तस छाप दिया, जिसका टाइटल था धर्म के नाम पे किए जा रहे हैं साध्वियों के जीवन बर्बाद। जल्द ही ये खबर सिरसा में एक हॉट टॉपिक बन जाता है। डेरा सच्चा सौदा एंड गुरमीत राम रहीम की किताब के अनुसार जल्द ही डेरा समर्थकों ने अखबार की एक कॉपी को अपने पास लेकर जला दिया। लेकिन वो लेटर जो अभी तक अंदर ही अंदर घूम रहा था, वो जल्द ही सिरसा में चर्चा का विषय बन जाता है। अपनी जान को खतरा देखकर छत्रपति ने 2 जुलाई 2002 के दिन सिरसा के एसपी को एक पत्र भी लिखा, लेकिन एसपी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस बीच डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर कृष्णलाल ने भी छत्रपति को बाबा गुरमीत राम रहीम से समझौता करने के लिए कहा, लेकिन छत्रपति अपनी पत्रकारिता के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद भी 23 अक्टूबर 2002 के दिन छत्रपति ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ एक खबर छापी। सीबीआई की जांच के अनुसार ये ही वो शाम थी जिस दिन छत्रपति को रास्ते से हटाने के लिए एक खतरनाक साजिश रची जाती है। इसी शाम गुरमीत राम रहीम ने अपने 2 लोगों कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह को अपनी गुफा में बुलाया। ये लोग पहले से ही हथियार चलाने में ट्रेंड हुआ करते थे। इन्हें कृष्णलाल के नाम वाली लाइसेंसी रिवॉल्वर दी जाती है। साथ ही पल पल की खबर देने के लिए एक वॉकी टॉकी का सेट भी दिया जाता है। अगले दिन शाम करीब 8:05 पर छत्रपति के घर के बाहर एक मोटरसाइकिल रुकती है। किसी ने रामचंद्र छत्रपति को आवाज दी। अपने 2 बेटों को अंदर ही रहने की कहकर छत्रपति जैसे ही दरवाजे पर आते हैं, आसमान में तड़ातड़ 5 गोलियों की आवाज आती है। छत्रपति खून से लथपथ जमीन पर गिर जाते हैं। दोनों बाइक सवार मौके से फरार हो गए।
छत्रपति की हालत देख सिरसा के अस्पतालों ने रोहतक के PGIMS अस्पताल रेफर कर दिया। अगले कुछ दिन तक छत्रपति की स्थिति क्रिटिकल बनी रहती है। इस बीच सिरसा पुलिस के एक SI ने छत्रपति का बयान दर्ज किया। छत्रपति ने खुद कहा कि उनकी हत्या के प्लान के पीछे गुरमीत राम रहीम मास्टरमाइंड है, लेकिन कमाल की बात यह रही कि सिरसा पुलिस ने कहीं भी राम रहीम का नाम दर्ज नहीं किया। छत्रपति के बेटे अंशुल ने पुलिस इंस्पेक्टर को यह भी कहा कि उसने राम रहीम का नाम क्यों नहीं जोड़ा, तो पुलिस ने कहा कि आगे जोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इस बीच पत्रकार छत्रपति की हालत और अधिक गंभीर होती चली जाती है। इसके बाद छत्रपति को रोहतक के अस्पताल से दिल्ली के अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, लेकिन 21 नवंबर 2002 के दिन पत्रकार छत्रपति की मौत हो जाती है। ये पहली बार था कि सिरसा के कुछ लोग यानी आम लोग सड़कों पर उतरते हैं। उन्होंने एंटी डेरा नारे लगाए, ये पहली बार था। हालांकि पुलिस प्रशासन गुरमीत राम रहीम की जेब में थे, इसलिए FIR तक में राम रहीम का नाम दर्ज नहीं किया गया। उल्टा पुलिस इस मामले को घर में यानी कि उनके घर में ही एक जमीन विवाद का मामला बताकर इसे डाइवर्ट करने लग जाती है। छत्रपति के बेटे अंशुल ने जनवरी 2003 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका डालकर इस मामले की CBI द्वारा जांच करने की मांग की। करीब 9 महीने के इंतजार के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच का जिम्मा CBI को सौंप दिया। करीब 12 साल बाद नवंबर 2014 में CBI ने रंजीत सिंह मर्डर केस के साथ इस मामले में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सबूत पेश किए, जो आगे चलकर गुरमीत राम रहीम को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का कारण बनते हैं। यहाँ 2 सवाल उठते हैं कि एक ये कि ये रंजीत सिंह मर्डर केस क्या था और इसका गुरमीत राम रहीम और पत्रकार छत्रपति केस से क्या संबंध था। दूसरा सवाल ये कि आखिर वो पत्र किसका था, वो किसने लिखा था जिसे छापने के कारण पत्रकार छत्रपति की जान चली जाती है। आखिर इस पत्र में गुरमीत राम रहीम पर लगाए गए शारीरिक शोषण और बलात्कार के आरोपों में कितनी सच्चाई थी। डेरा सच्चा सौदा एंड गुरमीत नाम की किताब में पत्रकार अनुराग त्रिपाठी गुरमीत राम रहीम के एक क्लोज सहयोगी का बयान छापते हुए लिखते हैं कि जब पूरा सच अखबार में ये वायरल पत्र छापा गया तो इसके कुछ दिन के बाद ही गुरमीत राम रहीम के गुर्गों ने रंजीत सिंह की हत्या करवा दी। उनको शक था कि इस पत्र के पीछे रंजीत सिंह का ही हाथ है। ऐसा शक क्यों था, इसका पता आपको इस अनाम पत्र में लिखी बातों से स्पष्ट हो जाएगा। इस पत्र में अनाम साध्वी ने लिखा था, 2 साल पहले मैं साध्वी बनी। महाराज गुरमीत सिंह की एक क्लोज महिला शिष्य ने मुझे बताया था कि एक दिन रात 10 बजे मुझे महाराज की गुफा में हाजिरी होने के लिए लगाया गया है। चूंकि मैं वहां पहली बार जा रही थी, इसलिए मैं बेहद उत्साहित थी कि स्वयं भगवान ने मुझे बुलाया है। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि महाराज जी टीवी का रिमोट हाथ में लिए ब्लू फिल्म देख रहे थे। इनकी तकिया के बगल में एक रिवॉल्वर थी। इसे देखकर मैं डर गई, जैसे कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। मैंने महाराज जी के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था कि वे ऐसे निकलेंगे। महाराज ने मुझे अपने नज़दीक लेकर कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि जब तुम उनकी शिष्या बनी तो तुमने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया है। इसके बाद उन्होंने मेरा रेप किया। इसके बाद हर 20-30 दिन बाद मेरा नंबर आता। मुझे पता चला कि वो अन्य लड़कियों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। डेरा में करीब 35-40 महिलाएं रह रही हैं। उनकी जिंदगी नरक बन चुकी है। सफ़ेद कपड़ों में हम देवी जैसी दिखती हैं, लेकिन हमारी स्थिति कुछ और है। मैंने एक बार अपने परिवार को भी बताने की कोशिश की, लेकिन वे मुझ पर ही गुस्सा हो गए। महाराज के आदेश के कारण महिलाएं आपस में बात भी नहीं कर सकती। परिवार से भी फ़ोन पर बात करने की अनुमति नहीं है। कोई लड़की अगर डेरा की सच्चाई बताने की कोशिश करती है तो उसे महाराज के आदेशानुसार सजा दी जाती है। कुछ दिन पहले बठिंडा के एक लड़की ने महाराज के गलत कामों के बारे में बात की तो अन्य महिला शिष्यों ने उसकी पिटाई की। वो अभी भी अपने घर पर बिस्तर पर है। उसके पिता ने आश्रम की सेवादार का काम छोड़ दिया। वो लड़की किसी से भी महाराज के गलत कामों के बारे में नहीं बता रही। इसी तरह कुरुक्षेत्र जिले की एक लड़की भी डेरा छोड़कर वापस चली गई है। जब उसने अपने घर पर अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया तो उसके भाई ने भी डेरा में सेवादार का काम छोड़ दिया। इसी तरह मनसा, फिरोजपुर, पटियाला, संगरूर और लुधियाना जिलों की लड़कियां डेरा छोड़कर घर चली गई हैं और किसी से भी बात नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको इससे अपनी जान का खतरा है। यही सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, हनुमानगढ़, मेरठ की लड़कियों के साथ हो रहा है, जो डेरा के गुंडों के डर से एक भी शब्द कह नहीं पा रही थी।
अब आप सोच रहे होंगे कि इस पत्र का रंजीत सिंह से क्या संबंध हो सकता है और डेरा से जुड़े लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि इसके पीछे रंजीत सिंह हो सकता है, इसलिए रंजीत सिंह की हत्या कर दी गई। इसके पीछे कारण यह था कि कुरुक्षेत्र की जिस लड़की का जिक्र इस पत्र में था कि कुरुक्षेत्र की एक लड़की डेरा छोड़कर चली गई है और उसके भाई ने भी डेरा में सेवादार का काम छोड़ दिया है, वो लड़की रंजीत सिंह की बहन ही थी और सेवादार की नौकरी छोड़ने वाला कोई और नहीं था बल्कि रंजीत सिंह ही था, जो कभी गुरमीत राम रहीम का नितांत भक्त हुआ करता था। रंजीत सिंह सिरसा से 220 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियां गांव के रहने वाले थे। रंजीत गुरमीत राम रहीम के सबसे विश्वसनीय लोगों में से एक था, लेकिन पत्र को लीक करने के शक में रंजीत सिंह गुरमीत के टारगेट पर आ गए। रंजीत सिंह के बाद ही पत्रकार छत्रपति को भी मार दिया गया जिसने इस लेटर को छापा था। यही कारण है कि आगे चलकर सीबीआई ने इन दोनों केसों की जांच एक साथ की। लेकिन सवाल यह है कि सीबीआई ने आश्रम में चल रही बाबा की अय्यासियों का पता कैसे लगाया, किस तरह सबूत जुटाए जिनकी बदौलत गुरमीत राम रहीम को अदालत दोषी ठहरा पाई और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। डेरा सच्चा सौदा एंड गुरमीत राम रहीम की किताब के अनुसार सीबीआई के एक अफसर ने बताया कि जब साल 2002 में हमें ये केस सौंपा गया, इस केस में कुछ भी आगे नहीं जा पा रहा था। जब हमने डेरा प्रशासन से साल 1999 से लेकर साल 2002 के बीच रहने वाली साध्वियों की लिस्ट मांगी तो डेरा प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। लोकल पुलिस किसी भी काम की नहीं थी, क्योंकि हमें पता चला कि लोकल पुलिस को डेरा प्रशासन ने घूस खिला रखी है। हम 3 साल तक हरियाणा और पंजाब घूमे लेकिन कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन जांच के दौरान ही सीबीआई को पंजाब के भटिंडा में रहने वाली एक साध्वी का पता चलता है जो 1999 में डेरा छोड़कर आई थी। जब सीबीआई की टीम भटिंडा जिले पहुंचती है तो साध्वी ने ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन इधर साल 2005 आते आते सीबीआई डेरा में रहने वाली साध्वियों की लिस्ट पाने में सफल हुई। इस लिस्ट में 53 साध्वियों का नाम था जो आश्रम में लगे हॉस्टल में रह रही थी। साथ ही 80 उन साध्वियों का नाम भी था जो नए और पुराने डेरा आश्रम के अंदर रह रही थी। और इसके अलावा इस लिस्ट में उन 24 साध्वियों के नाम भी थे जो 1997 के बाद डेरा छोड़कर चली गई थी। सीबीआई के लिए ये एक बड़ी सफलता थी। सीबीआई डेरा आश्रम और हॉस्टल में रहने वाली 133 साध्वियों में से 130 साध्वियों से बात करने में सफल रही, लेकिन कोई भी ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं थी। वे पूरी तरह से गुरमीत राम रहीम के कंट्रोल में थी। अब सीबीआई ने उन साध्वियों की तलाश शुरू कर दी जो डेरा छोड़कर जा चुकी थी। इन 24 साध्वियों में से 20 साध्वियों को तलाशने में सीबीआई को 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन इन साध्वियों के साथ समस्या ये थी कि इनमें से अधिकतर साध्वियों की शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे। फैमिली मेंबर्स इन साध्वियों को सीबीआई से बात नहीं करने देते थे। इसके अलावा साध्वियों को डर था कि कहीं उनके पति को उनके साथ हुए शारीरिक शोषण की जानकारी पता न चल जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनका घर टूटने की संभावना हो सकती थी। इसके अलावा साध्वियों को अपने पति, परिवार और अपनी जान का भी खतरा था। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि ये परिवार खुद गुरमीत राम रहीम के भक्त थे और बाबा गुरमीत राम रहीम के खिलाफ वे एक भी शब्द सुनना नहीं चाहते थे। अधिकतर मामलों में साध्वियों के परिवार साध्वियों को ही डेरा छोड़ने का दोषी मानते थे। उन्हें लगता था कि साध्वियों का डेरा आश्रम में मन नहीं लगता होगा, इसलिए वे बहाने बनाती हैं। अंततः मई 2006 आते आते सीबीआई 2 साध्वियों को बयान देने और उसे ऑन रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए कन्विंस करने में सफल हुई। मार्च 2007 में सीबीआई ने इनमें से एक साध्वी का बयान दर्ज कर लिया। साध्वी ने बताया कि मैंने अपने भाई के आग्रह के बाद साल 1999 में डेरा ज्वाइन किया था। शुरू में मुझे आश्रम से जुड़े एक हॉस्टल में रहने को मिला जिसे साध्वी निवास कहा जाता था। यहाँ पीड़ित साध्वी की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए हम उनके असली नाम की जगह उन्हें बदले हुए नाम यानी कि मुस्कान से संबोधित करेंगे। मुस्कान को जल्द ही डेरा द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल में तैनात कर दिया जाता है। करीब 1 महीने के बाद मुस्कान से कहा गया कि उसे महाराज की गुफा यानी जहां गुरमीत रहा करते थे के बाहर संतरी यानी गार्ड की ड्यूटी करनी पड़ेगी। उसे 20 दिन में एक बार नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसी तरह एक रात नाइट ड्यूटी के दौरान मुस्कान ने देखा कि एक दूसरी साध्वी गुफा से रोते हुए निकल रही है। जब मुस्कान ने उससे पूछा कि क्या हुआ
तो वो गुरमीत को गाली देने लगती है और कहने लगी कि ये अच्छा आदमी नहीं है। जब मुस्कान ने आगे पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही है तो पीड़ित साध्वी ने आगे कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन मुस्कान को पता चलता है कि उस साध्वी के पेरेंट्स डेरा आए हैं और उसे और उसकी बहन को घर ले गए हैं। ये एकमात्र इंसिडेंट नहीं था जब मुस्कान ने किसी साध्वी को रोते हुए गुफा से बाहर जाते हुए देखा हो। अक्सर इन साध्वियों को यह कहकर गुरमीत की गुफा में हाजिर होने के लिए कहा जाता था कि महाराज ने माफी देने के लिए बुलाया है। इस बीच अब वो तारीख भी आ जाती है जब मुस्कान को भी गुफा में माफी देने के लिए कहा जाता है। आगे मुस्कान के साथ भी वही हुआ जो अन्य साध्वियों के साथ हुआ। डरी सहमी मुस्कान के पास कोई विकल्प नहीं बचता। उसका भाई डेरा में ही सेवादार था, भक्त था, वर्षों से काम कर रहा था। डेरा के ही एक स्कूल में उसके भाई की बेटी पढ़ रही थी। अपने साथ हुए इस हादसे को मुस्कान ने अपने मन में ही दबा कर रखा। लेकिन एक बार फिर कुछ दिन के बाद मुस्कान को गुरमीत की तरफ से गुफा में हाजिर होने के लिए बुलावा आ जाता है। मुस्कान के अनुसार एक बार फिर गुरमीत राम रहीम ने उसके साथ जबरदस्ती की, लेकिन दूसरे हादसे के बाद मुस्कान की हिम्मत टूट जाती है। जब उसका भाई डेरे में विजिट करने के लिए आता है तो उसने अपने भाई को पूरी सच्चाई बता दी। मुस्कान के भाई का नाम था रंजीत सिंह, जो डेरे और गुरमीत राम रहीम में अगाध श्रद्धा रखता था। जल्द ही रंजीत अपनी बहन मुस्कान और अपनी बेटी को डेरा से निकाल कर ले गया। यही कारण है कि जब साध्वियों के साथ हो रहे शारीरिक शोषण का पत्र वायरल हुआ तो डेरा समर्थकों को शक हुआ कि ये काम मुस्कान के भाई रंजीत सिंह का ही है। गुरमीत पर चल रहे रेप और हत्याओं की जांच कर रही सीबीआई ने रंजीत की बहन का स्टेटमेंट तो दर्ज कर लिया, लेकिन सीबीआई भी जानती थी कि गुरमीत इतना पावरफुल है कि इस केस में वकीलों के माध्यम से ये अड़ंगा डाल सकता है कि रंजीत की हत्या के दुख में या बदले की भावना में रंजीत की बहन ने उन पर रेप का फर्जी केस लगाया है। इसलिए सीबीआई अब और भी पीड़ित लड़कियों को ढूंढने लग जाती है, जिससे गुरमीत के खिलाफ रेप का केस और अधिक मजबूत हो सके, उसे बचने का रास्ता न मिल सके। लेकिन सीबीआई के लिए ये काम बड़ा मुश्किल था, क्योंकि डेरा से आई अधिकतर साध्वियों की शादी हो चुकी थी। वे नहीं चाहते थे कि उनके ससुराल और पति को उनके रेप के बारे में पता चले। लेकिन सीबीआई एक दूसरी साध्वी को कन्विंस करने में सफल रही, जिसके साथ गुरमीत राम रहीम ने गुफा में बुलाकर दुष्कर्म किया था। 27 अक्टूबर 2007 के दिन अंबाला कोर्ट में इस दूसरी पीड़ित साध्वी ने बयान दिया कि मैं सिरसा की रहने वाली हूं, मैं डेरा के एक स्कूल में पढ़ाती थी। सितंबर 1999 में मुझे गुफा में गार्ड के रूप में मेरी ड्यूटी लगा दी जाती है। ड्यूटी का समय रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का था। ऐसे ही एक दिन रात करीब 10 बजे जब मैं अकेली थी तब गुरमीत गुफा से बाहर आए और मुझे गुफा के अंदर बुलाया। मैं बाबा गुरमीत को भगवान की तरह सम्मान करती थी। जब मैं अंदर गई तो बाबा ने मुझे अपने बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। इसके बाद इस दूसरी साध्वी के साथ भी वही हुआ जो मुस्कान के साथ हुआ था, जो बाकी साध्वियों के साथ होता था। गुरमीत ने इस साध्वी के साथ भी रेप किया। अगले दिन इत्तेफाक से इस साध्वी के पेरेंट्स भी सत्संग करने के लिए डेरा आते हैं। पीड़ित साध्वी ने अपने पेरेंट्स को सारी बात बता दी। उसी शाम पीड़ित साध्वी के पेरेंट्स अपनी बेटी को डेरा से घर वापस ले गए। जल्द ही मई 2000 में पीड़िता की शादी कर दी गई। सीबीआई के द्वारा जब इस मामले की जांच की जा रही थी तो डेरा की तरफ से पीड़िता के घर पर धमकी भरे कॉल आने लगे कि वे सीबीआई के सामने कोई बयान ना दे। जब पीड़िता ने बयान दे दिया तो इसके बाद भी डेरा की तरफ से पीड़िता के परिवार को धमकी भरे कॉल जाते कि वे बयान वापस ले लें। इस बीच डेरा के प्रभाव वाले क्षेत्र से आने वाले नेताओं ने सीबीआई पर खूब दबाव बनाया। क्या कांग्रेस और क्या भाजपा, किसी भी पार्टी के नेताओं ने गुरमीत को संरक्षण देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस के 3 क्षेत्रीय सांसदों ने सीबीआई अफसरों पर गुरमीत के खिलाफ केस बंद करने तक के लिए भारी प्रेशर डाला। दरअसल डेरा सच्चा सौदा एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जो खुलकर अपने समर्थकों को किसी खास पार्टी को वोट देने के लिए कहता है। डेरा के समर्थकों का कई लोकसभा सीटों पर प्रभाव है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की करीब 28 विधानसभा सीटों पर गुरमीत राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा का सीधा सीधा प्रभाव है। इसलिए इन क्षेत्रों से आने वाले कांग्रेस और भाजपा के नेता गुरमीत की तरफदारी करने में जरा भी नहीं हिचकते। साल 2007 में डेरा ने पॉलिटिकल अफेयर्स विंग यानी PAW की स्थापना की, जिसका उद्देश्य डेरा समर्थकों को ये बताना था कि उन्हें किसे वोट देना है, किसे नहीं। साल 2007 की हरियाणा विधानसभा के चुनावों में PAW ने खुलकर कांग्रेस को समर्थन दिया। यही कारण है कि कांग्रेस के लोकल नेता भी गुरमीत राम रहीम के हाथों खिलौना बने रहे। लेकिन यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने गुरमीत को संरक्षण नहीं दिया। जब साल 2007 में सिखों और डेरा समर्थकों में टकराव की स्थिति बनी हुई थी, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीबीआई से एक मीटिंग की और इस मीटिंग में मनमोहन सिंह ने सीबीआई से कहा कि वे फुल ताकत के साथ जांच करें और किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव को
इग्नोर करें। मनमोहन सिंह के समर्थन के बाद सीबीआई फुल ताकत में आ जाती है और अंततः जुलाई 2007 में सीबीआई ने अंबाला कोर्ट में डेरा चीफ गुरमीत के खिलाफ 2 साध्वियों के रेप मामले में चार्जशीट जमा कर दी। सितंबर 2008 में सीबीआई कोर्ट ने रेप मामले में गुरमीत के खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर दिए और साल 2011 में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट अंबाला से पंचकुला में शिफ्ट कर दी गई थी। इस कारण गुरमीत से जुड़ा रेप केस भी पंचकुला आ जाता है। इधर सत्ता के गलियारों में कांग्रेस की जगह भाजपा का उदय होने लगता है। साल 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले हुए हरियाणा विधानसभा के चुनावों में इस बार गुरमीत राम रहीम ने भाजपा को सपोर्ट किया। भाजपा नेता और हरियाणा चुनावों के इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय अपनी पार्टी के 44 उम्मीदवारों को लेकर गुरमीत राम रहीम का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। डेरा सच्चा सौदा की राजनीतिक यूनिट PAW ने खुलकर भाजपा नेताओं का समर्थन किया। जिन विधानसभा सीटों पर डेरा समर्थक बहुसंख्या में थे, उन सीटों ने भाजपा को हरियाणा की सत्ता में पहुंचाया। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में भी गुरमीत राम रहीम ने भाजपा का समर्थन किया, यानी नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। साल 2017 में रेप केस में दोषी ठहराए जाने के मात्र 10 दिन पहले ही हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने मिनिस्ट्री कोटा से डेरा में खेलों को प्रमोट करने के लिए 51 लाख का डोनेशन दिया। सीबीआई चीफ नारायणन ने बताया कि जिस तरह पहले लोकल कांग्रेसी नेताओं के कॉल आते थे, उसी तरह अब भाजपा नेताओं और हरियाणा सरकार के मंत्रियों तक के सीबीआई को कॉल पहुंचते थे। हद तो तब हो गई जब भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर गुरमीत राम रहीम को अपॉइंट कर दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीबीआई पर कितना प्रेशर रहा होगा। अंततः 25 अगस्त 2017 के दिन राम रहीम के खिलाफ चल रहे 2 रेप मामलों के फाइनल फैसले का दिन आ जाता है। हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रही थी। फैसले वाले दिन राम रहीम को पंचकुला अदालत में पेश होना था। चुपचाप अदालत आने या हवाई रास्ते से कोर्ट आने के बजाय राम रहीम ने पूरे काफिले के साथ सड़क रास्ते से अदालत आना चुना। सब जानते थे कि फैसला राम रहीम के मुताबिक ना आने की स्थिति में दंगे तय हैं, लेकिन फिर भी राम रहीम ने अपना शक्ति प्रदर्शन करना चुना। पंचकुला अदालत में पेश होने के लिए राम रहीम सुबह करीब 8:30 बजे सिरसा से निकल जाते हैं। राम रहीम के पीछे 250 से अधिक गाड़ियां चलने लगती हैं। राम रहीम के बहुत से समर्थक उनकी गाड़ी के आगे लेट जाते हैं। डेरा समर्थकों का मूड बदलने लगता है। हजारों समर्थक गाड़ियों के साथ साथ भागने लगते हैं। समर्थकों के हाथों में लाठियां, डंडे और तलवारें थी। सिरसा से निकला ये काफिला फतेहाबाद, उकलाना, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला से निकलते हुए पंचकुला पहुंच जाता है। इस वक्त तक काफिले में 350 से अधिक गाड़ियां हो चुकी थी। करीब 2:18 पर राम रहीम कोर्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। समर्थकों को बाहर ही रोक लिया जाता है। करीब 2 लाख डेरा समर्थकों ने पंचकुला कोर्ट को घेर लिया। 2:30 बजे रेप मामले में सुनवाई शुरू हो जाती है और फाइनली फैसले की घड़ी आ जाती है। 3:05 पर सीबीआई के जज जगदीप सिंह ने गुरमीत राम रहीम के मामले में फैसला सुना दिया। राम रहीम दोनों ही रेप के मामलों में दोषी करार दिए जाते हैं। राम रहीम के रेप केस में दोषी पाए जाने की खबर आग की तरह फैल जाती है। हरियाणा पुलिस चुपचाप राम रहीम को कोर्ट से निकालकर ले गई, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर की मदद से राम रहीम को रोहतक ले जाया जाता है। लेकिन इधर पंचकुला में इकट्ठे हुए राम रहीम के समर्थकों ने कानून हाथ में ले लिया, बल्कि उसे पैरों से कुचला भी। डेरा समर्थकों ने दंगे शुरू कर दिए। पुलिस के साथ हुई डेरा समर्थकों की इस भिड़ंत में 39 लोगों की जान चली गई। 39 लोगों की जान सिर्फ राम रहीम के कारण। 1 घंटे के अंदर ही अन्य जिलों जैसे कि मनसा, फिरोजपुर और भटिंडा आदि में भी हिंसाएं शुरू हो जाती हैं। अभी राम रहीम को सिर्फ दोषी ठहराया गया था, सजा क्या होगी ये बताना बाकी था। इसलिए 28 अगस्त के दिन रोहतक की सुनरिया जेल के पास स्पेशल अरेंजमेंट करके एक अस्थायी अदालत तैयार की गई। हरियाणा पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज की 23 कंपनियां सुरक्षा के लिए खड़ी कर दी गई। भारी चौक चावंद के बीच स्पेशल जज जगदीप सिंह ने दोनों रेप मामलों में अलग अलग 10 साल की सजा सुनाई, यानी 10 एक केस में और 10 दूसरे केस में। अदालत ने पीड़ित लड़कियों को भी 14 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला सुनाया। फैसला सुनते ही राम रहीम अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और जज से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो। सालों की अदालती लड़ाई ने राम रहीम को भगवान के स्वरूप से जेल की ड्रेस में ला दिया। दोनों रेप मामलों का फैसला आ चुका था, लेकिन अभी भी रेप पीड़िता के भाई और
डेरा सच्चा सौदा के पूर्व समर्थक रंजीत सिंह और पूरा सच अखबार चलाने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को न्याय मिलना बाकी था। 11 जनवरी 2019 के दिन स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले में भी राम रहीम को दोषी ठहरा दिया। छत्रपति मर्डर केस में राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आगे अक्टूबर 2021 में राम रहीम को पूर्व डेरा भक्त रंजीत सिंह की हत्या मामले में भी दोषी पाया जाता है। इस मामले में भी राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। राम रहीम के साथ ही 4 अन्य हत्यारों डेरा मैनेजर कृष्णलाल, जसवीर सिंह, अवतार सिंह और साबदिल को भी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन आज भी सरकारें राम रहीम का संरक्षण कर रही हैं। समय समय पर नियमों की नीलामी करते हुए भी भाजपा सरकार राम रहीम को बार बार उन्हें पेरोल पर छुट्टियां मनाने के लिए भेज देती है। नवंबर 2023 में गुरमीत राम रहीम को 21 दिन के लिए छुट्टी दे दी जाती है। इससे पहले जनवरी 2023 में राम रहीम को 40 दिन की छुट्टी दे दी गई। उससे 3 महीने पहले यानी अक्टूबर 2022 में भी 40 दिन की पैरोल पर छुट्टी दे दी जाती है। जैसे तैसे राम रहीम पर केस प्रूव हो पाया, उन्हें उनके अपराध की सजा मिल सकी, लेकिन अपने प्रभाव और राजनीतिक वोटों के लिए बार बार भाजपा सरकार के द्वारा उन्हें विशेष छूट दे दी जाती है। क्या इसलिए ही रंजीत सिंह ने अपनी बहन की अस्मिता की लड़ाई लड़ी? क्या इसलिए ही पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपनी जान गंवाई? क्या इसलिए ही पत्रकार छत्रपति का परिवार 17 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ता रहा? 2 लड़कियों के बलात्कार की बात तो प्रूव भी हुई है। ऐसे कितनी लड़कियां होंगी जिनकी शादी हो गई, जिनके बच्चे हो गए, जो कभी भी अपना मुंह न खोल सकी? उनके साथ हुए अपराधों को आज भी सरकार के द्वारा छुपाया जा रहा है, सिर्फ किस लिए? क्योंकि राम रहीम के पास उसके अंध समर्थक हैं जो उसके कहने पर किसी को भी वोट दे देते हैं। वो डेरा सच्चा सौदा जो अपने सुधारवादी क्रांतिकारी मूल्यों के लिए प्रचलित और सम्मानित हुआ, उसके शीर्ष पर बैठे एक आदमी ने इतने शानदार विचार को लज्जित कर दिया। बाबा सावन सिंह, बाबा मस्ताना बलूचिस्तानी, बाबा शाह सतनाम और करोड़ों निर्दोष भक्तों ने, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा को अपने पवित्र विचारों से सींचा, इंसानों को इंसान बनाने की राह दिखाई, उसके शीर्ष पर एक गलत आदमी बैठ जाने के कारण डेरा सच्चा सौदा जैसा क्रांतिकारी विचार लज्जित हो जाता है। और हमारी सरकारें और हमारे नेता तो महान हैं ही हैं। बहरहाल ये कहानी फिलहाल यहीं खत्म होती है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके भी हमें अपना सपोर्ट दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।